नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उनको करने वाले हैं। पिछले कुछ सेशंस में हमने बहुत सारा सिलेबस जो हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है, उसे हम कवर कर चुके हैं और उसी को हम इस सेशन में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यह है क्लास 16 यानी कि 15 क्लासेस दोस्तों हो चुके हैं, जहां पर हम बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। और पिछले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको होमवर्क क्वेश्चन था, आपको आंसर करना था इन द कमेंट सेक्शन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर आरबीआई एक्ट 1934 इन इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको एस्टैब्लिश किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस माना जाता है और ये मैंडेटेड है एज पर द आरबीआई एक्ट। और इस लिस्ट में फिफ्थ एंड द लेटेस्ट एडिशन कौन सा है वो पूछा गया है। इज इट नैबफेड, इज इट एक्सिम बैंक, नाबार्ड या एनएचबी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेटेस्ट एडिशन, ये आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते हो, इन सभी में से जो लेटेस्ट नया नया बनाया गया इंस्टीट्यूशन है वो जो हमारा पहला नैबफेड है। ठीक है, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई है एंड इसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दर्जा दिया गया है। और ये एक्चुअली एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी इसे हम कह सकते हैं। बाकी एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एज वेल एज सिडबी जो है ये सारे भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो इस वजह से ए इज द राइट आंसर, जो कि लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन इस सेशन का आपके सामने है। आई वुड से कि इन सेशंस का सबसे बेस्ट आप यूटिलाइजेशन तभी कर सकते हो जब आप एक पेपर पेन लेकर बैठो और फिर सारे क्वेश्चन के नंबर्स लिखो और आप साथ के साथ इन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना, अपना आंसर लिखो वीडियो पॉज करके एंड देन चेक द आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ईयर डिड आरबीआई इंट्रोड्यूस द लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक, कुछ एरियाज में जो है एक लीड बैंक को सिलेक्ट किया जाता है एंड उसके तहत लाइक हब एंड स्पोक जो है ये पूरा रेगुलेशन, सुपरविजन, ये चीजें चलती हैं, राइट। तो लीड बैंक स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये पूछा गया है। 1947, 69, 70 या 1990। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1969। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी, राइट। अगर आपने बी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शंस भी अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी है ये। माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन। जहां जहां माइक्रो लगा है वो सारे ही चीजें आपकी यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस में आ रही हैं, लेकिन आपको चेक भी करना है कि बाकी क्या है, सिर्फ माइक्रो देख के नहीं मार्क कर देना। माइक्रो सेविंग, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, ये सारे ही हमारे जो है माइक्रो फाइनेंस में इंक्लूडेड है। सो डी इज द राइट आंसर यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रामीण बैंक मॉडल। तो ये एक मॉडल बहुत ही ज्यादा जो है फेमस हुआ था आफ्टर एक जो नोबेल लॉरेट है, पायनियर है इस तरह के ग्रामीण मॉडल बैंक के। तो इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे गए थे। दिस मॉडल वाज पायनियर्ड बाय नोबेल लॉरेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो जो पायनियर की बात मैं कर रहा था, क्या वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। फर्स्ट ग्रामीण बैंक इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट ग्रामीण बैंक जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ग्रामीण बैंक मॉडल में मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ बोरोवर्स, जो ग्रुप ऑफ बोरोवर्स हैं उसके जो मेंबर्स है वो जो है, और ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द बैंक, वो बैंक के ओनर्स भी कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला देखिए, ये पायनियर किया गया था बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट ग्रामीण बैंक इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो वो सही नहीं है, ये एक्चुअली सबसे पहला ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में शुरुआत इसकी की गई थी, नॉट इन इंडिया। ओके, वहां पे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस गए थे और बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही छोटे छोटे लोन्स भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इट वाज सच अ सिनेरियो जहां पर इवन फॉर वन डे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे से आप लोन्स लो, और उन्होंने बहुत लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन जो है दिए, और इससे ये एक मॉडल शुरुआत हो गई जहां पर ग्रामीण बैंक ऐसे होते हैं जहां पर जो बोरोवर्स है दे आर आल्सो द ओनर्स ऑफ द बैंक। ठीक है, बहुत ही आराम से उन्हें लोन मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आज के डेट में। तो
तो ये पूरा मॉडल है, ठीक है। 1 and 3 आर करेक्ट हियर, 2 इज नॉट करेक्ट, इस वजह से हमारा सही जवाब हो जाता है सी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर रजिस्टर्ड अंडर डैश। नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कौन से, यहाँ पर एक्ट्स कई सारे दिए गए, इनमें से कौन से एक्ट के अंडर इसे रजिस्टर किया जाता है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955, कंपनीज एक्ट या फिर आरबीआई एक्ट, इनमें से कौन से एक्ट के तहत इन्हें रजिस्टर किया जाता है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है दोस्तों, तो इस वजह से ए विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनका जो पूरा फ्रेमवर्क है इससे रिलेटेड आपको प्रोविजंस इस एक्ट में मिल जाएंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाज मेड एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को कब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को जो है एप्लीकेबल किया गया? पहले नहीं एप्लीकेबल था, इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू कमर्शियल बैंक्स। लेटर ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये जो एक्ट है उसे एप्लीकेबल किया गया, और वो कौन से डेट पे किया गया? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बट देन यस, एग्जाम में भी कई बार हो जाता है कि एक ही पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, एक सिंगल वाला, और फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको दिख जाएगा इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है पढ़ते हुए, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, एक बार वहां पर जो है आपको वो चीज छोड़ देनी है, और आगे आपको स्टेटमेंट में शायद वो चीज दिख जाए। तो ये भी एक चीज है, वो हम इस क्वेश्चन से जो है जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके हैं, 16 मार्च 1949, 1 अप्रैल 1965, 1 मार्च 1966 या फिर 1 अप्रैल 1966। तो यहाँ पर 1966 यह तो आपको याद होगा, बट देन अगेन कंफ्यूज किया गया है कि वो मार्च में है या अप्रैल में है, ठीक है। बहुत ही ट्रिवियल सा क्वेश्चन है, बट देन ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1 मार्च 1966, सी इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर्म द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ एमएफआई? ठीक है, ये इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमारे बुक में दी हुई है कि लार्जेस्ट कैटेगरी यानी कि लार्जेस्ट जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए हैं, वो इस कैटेगरी के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए हैं। क्या है वो? नॉट फॉर प्रॉफिट एमएफआई, या फिर म्यूचुअल बेनिफिट एमएफआई, एक्चुअली एमएफआई है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या फिर एनबीएफसी एमएफआई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको पूछे गए हैं। लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली द एनबीएफसी एमएफआई, ठीक है। आई थिंक ये फॉर प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट आर अगेन एनबीएफसी ओनली। सो सी एनबीएफसी एमएफआईज आर द करेक्ट आंसर। तो ये लार्जेस्ट जो कैटेगरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इस कैटेगरी के अंडर आते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। तो अगर इंडिया नहीं भी दिया है तो यू विल हैव टू थिंक इन द केस ऑफ इंडिया ओनली, क्योंकि हम बुक में इंडिया के केस में ही पढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू? क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी से रिलेटेड पूछा गया है। दीस एसएचजीज व्हिच आर एंगेज्ड इन प्रमोटिंग सेविंग्स इन इंडिया, ठीक है। तो एसएचजीज के कई सारे जो है हम कह सकते हैं एम्स होते हैं। टू इंपॉर्टेंट एम्स है, एक तो सेविंग्स रिलेटेड कि एक ग्रुपिंग बनाया जाए, पूरे ग्रुप की जो है सेविंग्स हो और इससे रिलेटेड अकाउंट वगैरह ओपन किया जाए, और इसके आगे एक स्टेप जाकर जब लेंडिंग भी होती है, जब लोन लेना भी शुरू होता है, तो एसएचजी बैंक लिंकेज होता है, और इसके साथ में आपको जो है लोन्स भी मिलते हैं। ऑब्वियसली सेविंग्स में भी है लिंकेज, बट देन लोन जब लिया जाता है तो कई सारे और प्रोसेसेस जुड़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर सेविंग्स रिलेटेड जो एसएचजीज फॉर्म किए जाते हैं सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग जो एसएचजीज के पार्ट हैं वो लोन्स ले सके और फिर अपने बिजनेसेस को चला सके, इधर इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, एसएचजीज आर एलिजिबल टू ओपन बैंक अकाउंट इन देयर ओन नेम। तो एसएचजी जब सेविंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं तो दे कैन ओपन द बैंक अकाउंट ऑन देयर ओन नेम, सो दैट इज करेक्ट। एसएचजीज नीड नॉट नेसेसरीली हैव ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। ये बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो एसएचजी के मेंबर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है। और ये जो मेंबर्स हैं इनके अकाउंट्स और साथ में एसएचजी का अकाउंट पहले से हो और फिर इन्होंने लोन ले रखा हो, तभी आपको जो है एसएचजी के मेंबर्स के अकाउंट्स खोलने को मिलेगा। ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। वही चीज कही जा रही है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Customer due diligence of all the members of SHG for which an account is being opened is compulsory। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स है, लेट्स से 5 मेंबर्स है,
तो ईच ऑफ दीज 5 मेंबर्स के कस्टमर ड्यू डिलिजेंस यानी कि उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उस कस्टमर को जान पाता है। तो इस ये चीज़ें करनी होंगी विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी मेंबर, तो वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर दिया गया इट इज़ कंपल्सरी, सो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। ठीक है? कंपल्सरी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप जो है लोन वगैरह ले रहे हो सेविंग्स के लिए, जैसे सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए पूरे एसएचजी के नाम पे एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ईच एंड एवरी पर्सन की कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड सो द करेक्ट आंसर हियर कम्स आउट टू बी 1 एंड 2 ओनली, जो कि ए है। ओके, 8th क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द सेविंग टू लोन रेशियो। ठीक है, अगर लेट्स से एक एसएचजी लोन लेता है 100 रुपीज का बैंक अकाउंट इन्होंने खोला और उस अकाउंट में एसएचजी का 100 रुपीज है और ये एसएचजी लोन लेना चाहता है। ठीक है, लोन लेना चाहता है तो कितना लोन ले सकता है, यानी कि इस सेविंग्स टू जो लोन लेने की वैल्यू है उनका जो रेशियो है वो कितना हो सकता है। ठीक है, 100 रुपए है तो 100 रुपए तक ही लोन ले सकता है क्या? क्या उससे ज़्यादा भी लोन ले सकता है? तो वो पूछा गया है। एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ नाबार्ड क्या रेशियो है टू अवेल द लोन्स? ठीक है, अगर 100 रुपए जमा किए हुए हैं तो 100 रुपए वो लोन ले सकता है क्या? क्या वो 200 ले सकता है, 300 ले सकता है, 400 ले सकता है? तो लेट मी टेल यू, ये जो रेशियो है, अगर 100 रुपए जमा किए हैं तो 100 रुपीज़ से लेकर 400 रुपीज के बीच में जितना भी चाहिए उतना लोन उस एसएचजी को मिल जाएगा एज पर द नाबार्ड गाइडलाइंस। ठीक है, अब ये रेशियो क्या है, सेविंग्स तो आपके 100 है और मैक्सिमम आपका जो है 100 से लेके ये जा रहा है 400 तक। तो ये रेशियो कितना बन रहा है हमारा, तो 100:100, यहाँ से शुरू होके 100 से 400 तक आप लोन ले सकते हो। तो ये कितना हो गया 1:1, इससे 1:4 तक का जो है लोन आप ले सकते हो। तो सेविंग्स टू लोन रेशियो कैन बी बिटवीन 1:1 एंड 1:4, राइट? सो सी इज द राइट आंसर हियर। 2 नहीं, 3 नहीं, 6 नहीं, इट इज 1:1 to 1:4। 9th क्वेश्चन आपके सामने, which among the following statement is correct with respect to SHG बैंक बोरोइंग लिंकेज प्रोग्राम? ठीक है, तो बैंक और एसएचजी का लिंकेज और उससे बोरोइंग जो है एसएचजी के मेंबर्स कर सकते हैं। इस पूरे चीज को, फ्रेमवर्क को जो है एसएचजी बैंक बोरोइंग लिंकेज प्रोग्राम कहा जा रहा है। उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछे गए हैं, आपको जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, वेरियस मॉडल्स है इसके। तो वो मॉडल्स जो है डिपेंडेंट है बेस्ड अपॉन जो एसएचजी का बैंक से किस तरीके से लिंक हुआ है। ठीक है, तो पहला मॉडल ऐसा है जहां पर देखिए, यहाँ पूछा गया, स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। मॉडल 1, बैंक डायरेक्टली फाइनेंस एसएचजीज एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ। तो ये जो लिंकेज है, तो एसएचजीज कई बार ऐसा होता है, ये पीपल जो होते हैं मोस्टली वुमेन जो है इसके पार्ट होते हैं, तो उन्हें शायद ना पता हो बैंक के साथ किस तरीके से डील करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस हैं, दे स्टेप इन और दे हेल्प द एसएचजी, और वो हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आपको बैंक वालों से बात करनी है, कैसे आपका अकाउंट खुलेगा वहां पर, कैसे आप एक ग्रुप फॉर्म किए हो, इससे रिलेटेड आपको जो है फॉर्मल जो कंडीशन है वो फुलफिल करने हैं। तो एनजीओ हेल्प करते हैं, बट फर्स्ट मॉडल में एनजीओ कोई हेल्प नहीं करता है। द वुमेन आर रियली स्मार्ट और उन्हें पता है कि कैसे बैंक को अप्रोच करना है, एंड बैंक और वुमेन के बीच की ही इंटरेक्शन होती है। तो दैट इज मॉडल 1। अब मॉडल 2 में होता यह है कि एनजीओ एक्चुअली सिर्फ हेल्प करते हैं कि जी हाँ, हमने आपको लिंक कर दिया इस बैंक से और ये हमने आपकी हेल्प कर दी। अब मॉडल 3 में होता ये है कि ये जो एसएचजी है एनजीओ के थ्रू लिंक्ड है। अब ये बैंक अगर लोन देगा तो वो एनजीओ को देगा और ये एनजीओ आगे जाकर एसएचजी को देगा। तो एक टोटल इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है ये जो एनजीओ है मॉडल 3 में, राइट? तो यही चीजें यहाँ पर आपको पूछी गई हैं। मॉडल 1 में बैंक डायरेक्टली फाइनेंस एसएचजी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ, ये सही है। कोई भी एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपको? नहीं है, राइट? मॉडल 2 में एनजीओ प्रमोट एसएचजीज एंड आल्सो लिंक देम टू बैंक्स। तो एनजीओ जो है मॉडल 2 में एसएचजीज को प्रमोट करते हैं कि आपको कैसे फॉर्म करना है और फिर हेल्प करते हैं टू लिंक। अब ये बैंक जब लोन देगा डायरेक्टली एसएचजी को ही देगा, बट हेल्प किसने की? एनजीओ ने। तो दैट इज राइट। मॉडल 3, फंड्स फ्लो फ्रॉम बैंक्स टू एनजीओ फर्स्ट एंड देन टू एसएचजी। फंड्स जो है पहले एनजीओ को जाते हैं एंड देन एनजीओ गिव्स द लोन टू एसएचजी। तो ये मॉडल 3 है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सो डी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन आपके सामने, which among the following figures in the
फेयर प्रैक्टिसेस कोड डेवलप्ड बाय आरबीआई फॉर एनबीएफसी एमएफआईज। ठीक है, तो एमएफआईज अलग अलग तरीके के हैं और उनमें से एक हमारा है एनबीएफसी एमएफआई विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एमएफआई। ठीक है, और सॉरी फॉर प्रॉफिट एमएफआई, नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट एमएफआई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एनबीएफसी जो एमएफआई है वो फॉर प्रॉफिट है, यानी कि वो थोड़े कमर्शियल है। इनके कमर्शियल होने से रिलेटेड चीजें जो है क्लैश हो रही हैं। अब जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, सो दे प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मोस्टली किसको प्रोवाइड होता है? टू द पुअर पीपल, ये प्रोवाइड होगा टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो वहां पर कई बार डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं और ऐसी चीजों को जो है अच्छे से टैकल किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा। बट फॉर प्रॉफिट तो कमर्शियली वो चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे में हो ये जाता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपको प्रैक्टिस करना होता है जब ऐसी चीजें होती हैं। दोनों चीजें एक तो वेलफेयर के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर फॉर वेलफेयर, बट वहां पर आप प्रॉफिट ढूंढोगे तो दैट इज स्लाइटली हम कह सकते हैं कि ऑल्दो मिल सकता है बट वो एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। तो ऐसे में फेयर प्रैक्टिसेस का एक कोड जो है आरबीआई ने जारी किया है कि आप ये जो फेयर प्रैक्टिसेस है उनको आपको ध्यान में रखना होगा, इवन दो यू आर ट्राइंग टू गेट कमर्शियल और वहां से जो है आप प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये फेयर प्रैक्टिसेस का जो पूरा कोड है वो आपको फॉलो करना होगा इवन दो यू डू दिस, राइट। देयर शुड बी अ बोर्ड अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, बोर्ड अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए सही तरीके का एंड उसके थ्रू ही लोन मिलना चाहिए। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी टेकन फ्रॉम द बोरोवर। बोरोवर से कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेना है आपको कि आप पैसे दोगे या नहीं, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। उस केस में जो है बोरोवर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अ बोरोवर शुड नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन एसएचजी। ठीक है, तो ये भी कंडीशन लगाई गई है कि जो बोरोवर है एक से ज्यादा एसएचजी का मेंबर नहीं होना चाहिए। पता चला दोनों से उसे लोन मिल रहा है, ये सारी चीजें, एंड वो कंफ्यूजन काफी क्रिएट होता है। पेमेंट जो है वो सही से उन्हें नहीं मिल पाती क्योंकि एक एसएचजी के थ्रू जो लोन मिल रहा है उसके ऊपर एक लिमिट रहेगा, बट 2 3 4 एसएचजी के थ्रू अगर आपको मिल रहा है, सभी का आप मेंबर हो, तो बहुत सारा लोन होगा, सारा कुछ पे करना, रीपे करना डिफिकल्ट है। तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव is actually the right answer. ठीक है, which of these is included? इसका सही जवाब है डी। 11th question, under section 45 IA of the RBI Act, NBFC can commence business subject to which among the following? तो NBFC business commence अगर करना चाहते हैं तो इस RBI Act के सेक्शन के तहत उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो obtaining a certificate of registration from the bank which is RBI। तो RBI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना होगा। तो ये चीज मैंडेट की गई है ताकि ये जो एनबीएफसी ओपन हो रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास हो और वो उनको एक तरीके से सुपरवाइज कर सके। हैविंग नेट ओन्ड फंड्स ऑफ मिनिमम ऑफ ₹2 crore। सो दिस इज आल्सो देयर कि इनिशियली आपको इतने मिनिमम फंड्स तो आपके होने चाहिए ताकि आप एक्टिविटी स्टार्ट कर सको। तो ये दो कंडीशंस है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सो सी इज द राइट आंसर। अब 12th देखिए, चैप्टर 3B is added to RBI Act 1934। When was this chapter added to this RBI Act? ठीक है, तो ये चीज पूछी गई 1947, 77, 1997 या 2001। तो ये चैप्टर 3B जो है ये कब ऐड किया गया है उससे रिलेटेड यहाँ पर सही जवाब होगा 1997। तो ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन आपको इसको जो है याद रखना है। 13th question is an asset finance company is an NBFC as per which type of classification? तो अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है एनबीएफसी की। वन ऑफ देम इज लायबिलिटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, साइज बेस्ड और यहाँ पर नन। तो इनमें से एसेट फाइनेंस कंपनी कौन से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है? एसेट फाइनेंस कंपनी एक्चुअली एक एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है एनबीएफसी की। एनबीएफसी बहुत तरह के होते हैं, उनमें से एक्टिविटीज के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया एंड वन ऑफ देम इज एसेट फाइनेंस कंपनी। ठीक है, तो ये एसेट फाइनेंस कंपनी और एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड, ये मोस्टली जो है लेट्स से कोई आपका एसेट है उसे फाइनेंस, उसके उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज, उसको लिक्विडेट, इससे रिलेटेड जो सारे एक्टिविटीज है, ट्रांजैक्शन है, उसमें हेल्प करता है एसेट फाइनेंस कंपनी। सो बी इज द राइट आंसर हियर। 14th क्वेश्चन आपके सामने, एट प्रेजेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो कई तरह के एनबीएफसी है, एक है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है वो डिपॉजिट्स लेते हैं,
तो एनबीएफसीज एक्चुअली मेनली डिपॉजिट लेने के काम में जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट देन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज लेते हैं। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद एसेट्स ऑफ डैश एंड अबव आर टर्म्ड एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज। तो अगर ये एनबीएफसीज बहुत लार्ज हो जाते हैं तो इनका इकोनॉमी में, मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है। बहुत लार्ज होने का इंडिकेशन क्या है कि उनका जो एसेट है, एसेट वैल्यू है, उनकी वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई हो जाती है। उसके बाद वो पूरे इकोनॉमी पे और लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर करने लगते हैं। कई सारे आईएलएंड एफएस वगैरह जो है हम देख चुके हैं। तो ऐसा जो असर होता है उनका, वो कब हम आइडेंटिफाई करेंगे? हम उन्हें सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट जो है कहेंगे, यानी कि ऐसे जो एनबीएफसी है सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतने इम्पोर्टेंट कि अगर ये एनबीएफसी फेल हो जाता है तब पूरे के पूरे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर होगा। तो उसे फेल होने नहीं देना है। लेट्स से एसबीआई अभी फेल हो गया, एसबीआई कंप्लीटली बंद हो गया, तो बहुत ज्यादा असर होगा। कितने लोग अकाउंट से, इतने ट्रांजैक्शंस नेशनल इंटरनेशनल, तो वो दैट इज अ सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन और उसे हम फेल होने नहीं देंगे। इंडिया में किसी भी तरह से उसे चलाना है, तो वैसा है। एनबीएफसीज भी वैसे होते हैं, कितना करोड़ उनका जो वैल्यूएशन है होने के बाद उन्हें हम सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो द वैल्यू हियर जो दिया हुआ है 100, 300, 500 या 1000, तो 500 करोड़ से ज्यादा अगर उनकी जो एसेट वैल्यू हो जाती है, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट। सो सी इज द राइट आंसर। तो ये लिमिट जो है 500 करोड़ की सेट की गई है। आई होप ये आपको याद होगा। 14 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर व्हिच एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट? तो ये डिपॉजिट जो है किसी भी एक मेंबर के जो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है कि आप कितना मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए आप ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मिनिमम टाइम पीरियड क्या है और साथ में मैक्सिमम टाइम पीरियड भी आपको जो है पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो मिनिमम पूछा गया है, अगर आपको मैक्सिमम भी याद है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। राइट, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। और इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर, और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। इन सेशंस के फीडबैक भी दे सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो कि फास्ट अप्रोचिंग है। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ये सेशंस भी आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो वो भी आप बता सकते हो हमें इन द कमेंट सेक्शन की ये सेशंस कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं, कैसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।